नमस्कार, मैं रंजीत सिंह। 2021 के बजट का क्या मार्केट पर इम्पैक्ट होगा, वित्तीय अवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, एक कॉमन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं बैंक ऑफ इंडिया अक्सा म्यूचुअल फंड कंपनी के सीआईओ मिस्टर आलोक सिंह। तो आलोक सिंह, आपसे जानना चाहूंगा कि एक आम इन्वेस्टर या फिर एक एम्प्लॉय जो कंपनी में काम करता है लेकिन टैक्स पे करता है, या फिर एक छोटा मोटा बिजनेस है, बजट के बारे में आपके हिसाब से क्या मोटा मोटा जानकारी इनको होना देखिए, शायद हमारा ही एक देश है जहाँ पे बजट को इतना महत्व दिया जाता है, और शायद इसलिए क्योंकि जो एक पर्सनल टैक्स से रिलेटेड जो पॉलिसी हैं वो हमारे देश में काफी ऊपर नीचे होती रही हैं, और वो एक इंडिविजुअल हो, चाहे वो सर्विस में हो या बिजनेस में हो, उनको इम्पैक्ट करता रहा। तो इसलिए हमारे देश में बजट का एक अलग स्थान है, जिसको हम बहुत ही उत्सुकता से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर मैं पिछले 3 साल में देखूं, तो जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसने बजट को डी ग्लैमराइज करने की काफी कोशिश करी है। सबसे पहले तो आप देखिए, अब रेल बजट अलग नहीं होता, उसी का पार्ट है। और अगर आप पिछले 2-3 सालों का आप बजट स्पीच देखें, तो इट्स मोर ऑफ लाइक जैसे किसी कंपनी का विजन स्टेटमेंट होता है, तो ये अब उसकी तरह हो गया है, रादर देन कि 10% कम हुआ, 5% बढ़ा। जो मेरे हिसाब से एक अच्छा है, और एक इंडिविजुअल के लिए ये इम्पोर्टेंट है कि, और किसी बिजनेस के लिए भी, कि उसको पता रहे कि आगे कैसे पॉलिसी मूव होने वाली है। स्पेशली अगर आप टैक्सेशन की तरफ देखें, तो मतलब अगर वो स्थिर रहने वाले, ऊपर जाएंगे कम जाएंगे, और चेंज किसी भी ह्यूमन को पसंद नहीं होता। तो आज की डेट में हम 90 रुपए 95 रुपए पेट्रोल का दे रहे हैं, वो इतना लोग कोई भी शोर नहीं मचा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमारी दिनचर्या का पार्ट हो गया है और हमें वो हिट नहीं करता है। जबकि वो अगर आप देखें तो हिस्टोरिकली बहुत ऊपर है। तो ग्रेजुअल चेंज इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल, ड्रास्टिक चेंज जो होता है वो हमको अननर्व करता है। तो आई थिंक गवर्नमेंट ने वो काम किया है, और आई थिंक ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज चाहिए? आपको क्या लगता है कि क्या सोच रखता है, क्या विजन है जो बजट गवर्नमेंट ने बनाया है, इसके पीछे गवर्नमेंट की क्या सोच है, क्या विजन लेकर उन्होंने? तो अगर आप देखिए तो विजन जो है वो पिछले, जब से ये गवर्नमेंट री इलेक्ट होके आई है, तब से जो इनका विजन है, वो विजन काफी कंसिस्टेंट है। उसमें कंसिस्टेंसी है कि जो हमारे सेमी अर्बन एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उनका विकास करना, चाहे उसमें वो एग्रीकल्चर होता हो, चाहे एमएसएमई होता हो, जो भी मोस्ट ऑफ देम वहीं पे है, उधर जो है वो ज्यादा ध्यान देना, क्योंकि हिंदुस्तान की 80-90% जनसंख्या उधर ही रहती है। तो अगर आप उधर उसका विकास करेंगे तो हिंदुस्तान का विकास अपने आप हो जाएगा। और कहीं ना कहीं इसी पॉलिसी के अंतर्गत अगर आप देखें, तो जो कोविड में जो दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं में प्रॉब्लम्स आई, कंपैरेटिवली हमारे यहाँ पे कम इम्पैक्ट आया उस चीज का, और हम अभी शायद ऐसा लगता है कि हम जल्दी इससे उभर पाएंगे, जिसमें एग्रीकल्चर और जो गांव देहात के लोग हैं और जगह हैं, उन्होंने काफी अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो आई थिंक वो कंसिस्टेंसी है, और ये जो उनकी पिछली 5 साल थे उसकी जो लर्निंग्स थी, उसको रिफाइन करके आगे
किया जा रहा है। जैसे अगर आप निर्भर भारत की बात करें, वो क्या है, वो मेक इन इंडिया का एक वर्जन 2 है। तो जो मेक इन इंडिया में आपने गलती करी, वो आप उन चीजों से सीख के एक नई सोच की तरफ जा रहे हैं। तो क्या ऐसी चीजें आपको लगता है कि इस बजट में निकल के आई जो कि सेमी अर्बन एरिया को ग्रोथ देगी? सो एक क्या होता है कि कोई भी जब हम सोशल इकोनॉमिक, बोथ सोशल और इकोनॉमिक चेंज लाना चाहते हैं, तो हम उस चीज से एडहॉक बेसिस पे काम नहीं कर सकते कि आज आपने ये कर दिया फिर कल कुछ दूसरा कर दिया। आपको एक वुड पैकर की तरह उसी जगह पे बार बार वैसे ही प्रहार करना पड़ता है, और कुछ दिनों के बाद वो एक गड्ढा बन जाता है या उसका होल बन जाता है। तो इसीलिए अगर आप देखें तो पिछले, एज आई सेड, कि 3 सालों में स्पेशली फोकस रहा है कि सेमी अर्बन रूरल एरियाज में, तो उसके लिए अगर आप देखें तो जो पॉलिसीज है कि एग्रीकल्चर की तरफ फोकस करना है, छोटे उद्योग धंधों को प्रोत्साहित करना है। अब उसमें अगर आप देखें तो लेबर लॉस जो रिफॉर्म हुए हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कहने को वहां पे कोई भी पीएफ नहीं जमा करता था, शायद आगे करेगा नहीं करेगा मुझे पता नहीं है, लेकिन जो वहां पे उस धंधे को चलाने वाला इंसान है, उसके ऊपर ये जरूर डर रहता था कि कोई आके उससे पूछेगा कि जी आप इस चीजों को कंप्लाई नहीं करते, और उस डर से उसकी कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बढ़ती थी। लेकिन अगर आपने ये कह दिया कि जी उसकी जरूरत ही नहीं है, तो कोई भी उसके घर में घुस के ये नहीं कह सकता कि यू आर नॉट कंप्लाइंग। वो एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो धंधा वैसे ही करेगा जैसे पहले कर रहा था। ऐसा नहीं है कि अब पॉलिसी में, बट आप उससे कह रहे हो कि ये क्राइम नहीं। तो ये जैसी छोटी छोटी चीजें हैं, प्लस फाइनेंस अवेलेबल होना, जो इंक्रीजिंगली गवर्नमेंट हैज बीन एबल टू प्रमोट दैट। एक प्लेटफॉर्म तैयार करना इन टर्म्स ऑफ माहौल, जैसे ये जो अगर आप देखेंगे पिछले 2 साल में एंटी चाइना स्वदेशी मूवमेंट जो आया है, ये सोशल चीज है जो कि गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कहीं ना कहीं वो करना। उसकी वजह से जो घरेलू उद्योग है उनको फायदा मिला है। तो ये एज आई सेड, ये एक चीज नहीं है, ये पूरा प्रोसेस है। और ये प्रोसेस अगर आप चलाते रहेंगे तो आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे कुछ सालों बाद, तो आप देखेंगे कि आप बहुत दूर आ रहे हैं। आलोक जी, मार्केट ये बजट जैसे ही चालू हुआ, मार्केट जो है, सेंसेक्स जो है, निफ्टी जो है, वो ग्रीन होते गया बढ़ते गया। इसकी क्या वजह है? मार्केट में ऐसी क्या चीजें निकल के आई जिसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट जो है सेंसेक्स पे हुआ या मार्केट पे हुआ? सबसे बड़ी बात तो ये है कि कोई भी एज अ ह्यूमन हमको चेंज पसंद है, राइट? तो सबसे बड़ा इस बजट में जो टेक अवे था कि चेंजेस इंक्रीमेंटल थे, कोई भी ड्रास्टिक अनाउंसमेंट नहीं था। तो जैसे जैसे बजट भाषण आगे चलता गया, लोगों की जो नेगेटिव पॉइंट्स थे, जो उनको आशंका थी कि ये नेगेटिव आ सकता है, जब वो वाला पैराग्राफ निकल गया तो उन्होंने सांस ली कि अच्छा अब ये नहीं आता, राइट? जैसे अगर आप बाजार के हिसाब से देखें तो कोविड टैक्स और एसटीटी पे इंक्रीज या कैपिटल गेन, इस चीज को लेके काफी सारी अटकलें लगाई जा रही, और गवर्नमेंट की बैलेंस शीट को देख के ये सारी अटकलें काफी संभावित लग रही थी कि ये हो सकता है, लेकिन वैसा नहीं हुआ। वो एक चीज थी। और दूसरा, अगर आप देखें तो पिछले हफ्ते का जो मार्केट मूवमेंट था, तो मार्केट को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी। तो जब उनकी अपेक्षाएं कम थी, तो जब आप कम अपेक्षाओं में अगर आप नॉर्मल भी करते हो, तो वो एक थोड़ा सा टेक्निकल भी था। तो जो आज का मूव है, आई थिंक उसमें बहुत ज्यादा इन्फर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक टेक्निकल रीजन भी हो सकता है, थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग, थोड़ा सा पोजिशनल थे। आई थिंक मार्केट अगले हफ्ते के बाद किस तरफ सेटल होता है,
किस तरह के बिजनेसेस पे उनको ज्यादा विश्वास रहता है, आई थिंक वो डिसाइड करेगा कि एक दो दिन आई थिंक मतलब अगर आपका पोर्टफोलियो अच्छा कर रहा है तो अच्छी बात है, अगर अच्छा नहीं कर रहा है तो इससे परेशान होने की जरूरत नहीं। तो आपको क्या लगता है इस मार्केट में आलोक जी सबसे अच्छी चीज क्या हुई, ये इस बजट में सबसे अच्छी चीज क्या हुई? देखिए, सबसे अगर आप देखें तो एक जो पॉलिसी फ्रेमवर्क है, राइट, अगर आप देखें तो वो रादर देन डूइंग अ पैचवर्क, एक चीजों को नया, लाइक इंस्टेड ऑफ डूइंग जैसे अपने सॉफ्टवेयर में होता है वर्जन 1.1 1.2, इंस्टेड ऑफ दैट दैट डूइंग ओके दिस इज अ न्यू वर्जन, राइट, तो न्यू वर्जन के लिए काफी चीजों को पूरा डिलीट करके नया करने की कोशिश, एंड काफी सारे लॉज में हुआ है वही। एक लाइक अगर आप देखिए कस्टम ड्यूटी, फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला कि हम पूरा नया कोड ही सब स्टेबलाइज, तो उससे एक ईज ऑफ बिजनेस आता है। और कहीं पर भी जो एक जो गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट का काम होता है एज अ फैसिलिटेटर, राइट, गवर्नमेंट इज, especially if you are not a socialist country, then the government is just a facilitator and they have to provide the right environment. So I think इस पूरे उसमें एक जो सेंट्रल थीम थी जो बहुत अच्छा था कि हम चीजों को कंट्रोल नहीं करना चाहते, हम बहाव को रोकना नहीं चाहते, हम सिर्फ बहाव की धारा को शेप देना चाहते हैं कि किस तरफ जाएगी। तो उसी लिए अगर आप देखें तो जो डिसइन्वेस्टमेंट की भी बात हुई है, तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमें एक, अगर आप ठीक है उनका बजट डेफिसिट है, वो एक नंबर पूरा करना, लेकिन उसमें ये नहीं कहा गया है कि हम इसको बेच के पूरा करें। देयर इज अ पॉलिसी फ्रेमवर्क कि भाई एक रोड है, वो रोड बन चुकी है, मैच्योर हो गई है, अब मुझे इसको ओन करके क्या बात, इसको बेच के आप दूसरा, अब उसमें भी बेचने के लिए आप एक किसी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को भी बेच सकते हो, बट अगर आप किसी इन्वेट स्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करते हो तो मैं और आप जो नॉर्मल निवेशक हैं, जो मतलब एक्चुअल में उस असेट के ओनर है अल्टीमेटली एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, कैन बी अ डायरेक्ट बेनिफिशियरी, आई कैन बाय दैट इनकम, राइट। सो जो एक था कि भाई हमारा असेट का बेनिफिट देश के बाहर जा रहा है, तो वो भी एक, अगर आप देखिए तो एक इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर कल को देश प्रगति करता है तो उसके जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, राइट, सो वो हमारे पास ही रहेंगे एज अ individual. I can outsider are also welcome, but so that I think is one of the important theme which is there, and also that privatization में भी अगर आप देखें तो I think banking के लिए अगर गवर्नमेंट जिससे लास्ट 2 बजट से बैंक प्राइवेटाइजेशन की बात कर रही है, आई थिंक ये एक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि अभी तक जितने भी रिफॉर्म्स होते हैं उसमें पुराने को ऐसा का ऐसा ही रखा जाता है, और नए जैसे नए प्राइवेट बैंक लाइसेंस दिए गए, नए इंश्योरेंस कंपनीज को लाइसेंस दिए गए, लेकिन जो पुरानी था उसका क्या, तो दे आर सेइंग कि नहीं हमें ये भी कम करना है। तो उस हिसाब से जो गवर्नमेंट के रिसोर्सेज हैं वो खाली हो जाते हैं और उनको रीडिप्लॉय किया जाता है। जब रीडिप्लॉय किया जाता है तो उसमें मल्टीप्लायर इफेक्ट आता है, and I think that boosts the economy further. So I think ये एक central theme मुझे लगा कि which is important for the overall economic growth. So आलोक जी, आपको अपने हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको क्या लगता है बजट में क्या कमी है? देखिए, इतनी बड़ी देश का बजट है और कमी तो रह ही सकती है, एंड हर एक किसी की एक्सपेक्टेशंस होती हैं। जैसे एक मध्यम वर्ग को काफी एक्सपेक्टेशन है कि भाई आपने कॉर्पोरेट टैक्स काट दिया, हमारा तो कई सालों से कुछ चेंज नहीं हुआ,
हालांकि उनको एक रिलीफ मिला कि भाई नया कुछ नहीं आया, और बट एक वो एक्सपेक्टेशन है जो देश का मध्यम वर्ग है, उसमें ये एक काफी लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड है। पता नहीं देश के फाइनेंसेस कब उस हालात तक पहुंचेंगे कि सरकार इस तरफ भी कुछ देख सके। बाकी एक आई थिंक जो मुझे कमी लगी कि गवर्नमेंट ने एक नया डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बनाने की बात करी। तो एक तरफ तो आपके पास ऑलरेडी कई डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस ऑलरेडी हैं काफी, जैसे पहले आईसीआईसीआई आई वो बैंक बन चुके हैं, बट अभी भी कई सारे डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन हैं। तो उसके फ्रेमवर्क को अगर यूज करके अगर आप काम करते तो मेरे हिसाब से शायद काम थोड़ा जल्दी शुरू होगा, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर में। लेकिन अगर आप एक नई ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम स्क्रैच बनाते हो तो उसमें थोड़ा टाइम, हालांकि उसके अलग फायदे हैं, बट आई थिंक ये मुझे लगा कि अगर जो भी जैसे इंडियन इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कॉर्पोरेशन करके कंपनी है तो कुछ 5-10 साल पहले ही बनी, शायद उसको किया जा सकता था। तो ऐसे छोटी मोटी चीजें हैं which if I look at in the broader scheme of things, I think it is a very balanced budget. Yes, it promises a lot, लेकिन इसका जो क्रियान्वयन या एग्जीक्यूशन है वो इक्वली इम्पोर्टेंट है, and there where India as a country has a very bad track record, in terms of achieving those targets. So I think if they are able to do that, I think that is to be seen, because ठीक है 8,000 करोड़ आप रोड बनाएंगे, बहुत अच्छी बात है, आप ये चीजें करें तो वो एक आई थिंक फ्रॉम द कमिंग आउट फ्रॉम द पॉलिटिकल सिचुएशंस एंड ब्यूरोक्रेसी, आई थिंक वो एक अगर ये 80% भी इसका जो बोला है वो कर पाए, आई थिंक वी विल हैव अनदर गुड ईयर। सो आप आलोक जी, आप एक म्यूचुअल फंड कंपनी है और आप लोगों का काफी सारा एनालिसिस होता है माइक्रो लेवल पर। कंसीडरिंग दिस बजट और अभी तक का जो माहौल है उसको देखकर और आपकी जो स्टडी है उसको देखकर आप क्या प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट के बारे में कि आने वाले कुछ सालों में मार्केट की परिस्थिति क्या होगी, कहाँ तक मार्केट जाएगी? देखिए अगर हम थोड़ा दूर की बात करें, क्योंकि अभी इमीडिएटली जैसे बजट है और ये सारी चीजें हैं जो आपके थीसिस को क्राउडेड कर देती है, राइट? सो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो हमारी इकोनॉमी का एक लार्ज पोर्शन सर्विसेज से आता है, राइट? और सर्विसेज हमारे यहाँ पे बिगेस्ट एम्प्लॉयर, राइट? मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हमारी इंडस्ट्री का पार्ट है, बट वो उतना प्रोडक्टिव नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो देयर इज अ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज नॉट सो एफिशिएंटली रन करती है। तो आई थिंक जो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ जो गवर्नमेंट का फोकस है, स्पेशली जो PLI स्कीम्स वगैरह, विच इज अ टारगेटेड फोकस, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में मैन्युफैक्चरिंग विल आल्सो बी, when I say manufacturing, it is combined of everything, will also be a large portion of that. और जब आप मैन्युफैक्चरिंग में वेंचर करते हो तो उसके 3-4 चीजें अपने आप होती है। जब आपको मैन्युफैक्चर करना है तो आपको उसके आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा, आपको कुछ मूवमेंट के लिए चीजें करनी पड़ेंगी, आपको उसके लिए उतना ट्रेंड मैन पावर चाहिए, तो उतना एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा। तो मेरे हिसाब से ये एक जो फोकस है गवर्नमेंट का आने वाले टाइम में, इधर जो है वो काफी
स्कोप है। और जैसे अगर आप देखेंगे जब गवर्नमेंट ने आईटी की तरफ ध्यान देना शुरू किया 90s में, late 90s, उस टाइम पे उन्होंने कुछ पॉलिसी इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे SEZ बनाए गए थे, कुछ टैक्स हॉलीडेज दिए गए थे। तो एक कंसंट्रेटेड इकोसिस्टम बनाने की कोशिश करी गई थी और उस इकोसिस्टम का फायदा आईटी को मिला और आईटी जो है वो एक विश्व स्तर का प्लेटफॉर्म बन के उभरा। तो मुझे लगता है कि ये जो फोकस्ड अप्रोच है, इसमें कहीं ना कहीं वो एक पैरेलल आप ड्रॉ कर सकते हो और इफ एग्जीक्यूटेड वेल इन अ फोकस्ड मैनर, तो ये एक नया हो सकता है। एंड आई थिंक उसमें फिर वेरियस चीजें हैं। मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत बड़ा शब्द है, उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स भी है, उसमें फार्मा भी है, उसमें टेक्सटाइल भी है। तो आई थिंक उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड काफी सारे, अगर हम स्टॉक मार्केट के हिसाब से बात करें तो काफी सारे जो wealth creators will emerge from that. Okay. Okay. So, एक इन्वेस्टर एज ए म्यूचुअल फंड कंपनी, आलोक जी, आप क्या सलाह देते हैं? देखिए, सबसे बड़ी चीज किसी भी इन्वेस्टमेंट में होती है कंपाउंडिंग ऑफ रिटर्न, राइट? तो एज एन इन्वेस्टर आपको उस चीज पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए, ओके, रादर देन चेंजिंग द लेन। ओके, क्योंकि लॉ ऑफ एवरेजेस फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे ज्यादा अप्लाई होता है, ओके, राइट? एंड आपको ये कोशिश करनी चाहिए कि आप ज्यादा से ज्यादा कितने दिन तक इन्वेस्टेड रह सकते हैं, राइट? अब कई टाइम होता है, जैसे अगर हम 2019 की बात करें तो काफी लोग थे जो कंप्लेन कर रहे थे कि 5 साल हो गए अभी भी नेगेटिव हो, 3 साल हो गए अभी भी नेगेटिव हो। लेकिन एज आई सेड कि लॉ ऑफ एवरेजेस, राइट? तो अगर आप इन्वेस्टेड हैं और अगर आप आज बात करते हैं तो यस, आपके 20% रिटर्न नहीं बना, राइट? बट फिर भी आपकी वेल्थ 7-8, डिपेंडिंग ऑन द फंड एंड व्हाटएवर, उस पे तो ग्रो हुई है, राइट? सो दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। हाँ, जो आपका फंड है वो आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ मैच हो, राइट? और थोड़ा आपकी साइकोलॉजी के साथ भी मैच हो, राइट? वो बहुत इंपॉर्टेंट। जब तक आप कहीं पर भी निवेश करके रात को ढंग से ना सो पाए, राइट, तब तक वो निवेश आपको पैसा बना के नहीं, राइट, राइट? अब उसमें हर एक किसी की साइकोलॉजी होती है। कोई थोड़ा सा कंजर्वेटिव आदमी होता है तो उसको उसी हिसाब का फंड लेना चाहिए। अगर मैं एक कंजर्वेटिव आदमी हूँ, मुझे मतलब हर एक किसी की मानसिकता अलग होती है, आप उसको सेक्टोरल फंड में इन्वेस्ट करा, राइट? देयर कुड बी टाइम्स व्हिच इज अंडर परफॉर्म्स बिग टाइम, तो उस टाइम पे आप दैट डज नॉट मैच, राइट? हाँ, असेट एलोकेशन और वो सारी चीजें हैं, राइट? बट सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे हिसाब से मानना है कि वो मेरे व्यवहार के हिसाब से होना चाहिए। अगर मैं बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव आदमी, ट्रस्ट मी, आप कुटी में बिल्कुल इन्वेस्ट मत करें। आप प्रॉपर फिक्स्ड इनकम में भी करिए, क्योंकि वहां पर भी 6-7-8% रिटर्न आया है, वो भी कंपाउंडिंग बुरा नहीं है,
राइट। अगर आप 7% पे भी कंपाउंड करते हो तो 10 साल में आपका पैसा डबल हो जाता है ना। अभी अब अगर हम उसको कंफ्यूज करना है तो इन्फ्लेशन और इंडेक्सेशन और ये सब लगा सकते हैं, बट मेरे हिसाब से सिंपल ये है, जिस चीज को देख के आपको स्लीपलेस नाइट ना आए, आप निवेश करें, राइट। उसके बाद उसको टाइम। ओके, एक आखिरी प्रश्न करना चाहूंगा। हाँ जी। आपके एक्सपीरियंस के हिसाब से मुझे बताइए कि मार्केट आज एक्सपेंसिव है या ठीक है या सस्ता है, क्या? देखिए, मार्केट कभी भी परफेक्टली प्राइस नहीं। ओके, ये तो जैसे अपनी पुरानी कहावत है, बंदर के हाथ में रोटी है वो तो बांटने की कोशिश कर रहा है, ये वो वाला है। ठीक है, फिर परफेक्ट अगर आप बोलो किसी भी टाइम पे कि परफेक्टली प्राइस है, परफेक्टली प्राइस नहीं, थोड़ा बहुत चलता रहता है। और मार्केट हमेशा आगे की तरफ देख के चलता है, रियर व्यू में देख के नहीं चलता, राइट। तो और दूसरी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि मार्केट एक चीज को के लिए बार बार रिएक्ट नहीं करता। ठीक है, तो जैसे अगर आप देखिए कोविड के लिए रिएक्शन आया, उसके बाद काफी सारा नॉइज हुआ कि कोविड फिर से आ रहा है, फिर से, लेकिन मार्केट डिडंट रिएक्ट बिकॉज़ इट हैज ऑलरेडी रिएक्ट। सिमिलरली स्टैंडिंग टुडे, अगर हम फॉरवर्ड देखें तो आज की डेट में मुझे मेरे विजुअलाइजेशन के हिसाब से बाजार में कुछ नेगेटिव नहीं दिखता, राइट। बट एट द सेम टाइम मुझे कोई ऐसा प्रोबेबल पॉजिटिव भी नहीं दिख रहा है कि मैं बोलूं कि यार अगर ये हो गया तो बाजार का डायनामिक्स चेंज हो जाए, विच गिव्स मी एन इंप्रेशन दैट राइट नाउ द मार्केट इज बैलेंस्ड, करेक्ट। अब यहां से जब रिटर्न की बात आती है कि जब अगर बैलेंस्ड है तो रिटर्न, राइट। सो टिपिकली उस केस में जो भी आपका नॉमिनल ग्रोथ ऑफ जीडीपी होता है, टिपिकली उसको ट्रैक करता है। तो अगर आपका नॉमिनल जीडीपी 14-15 रहेगा, तो अगर कुछ पॉजिटिव नेगेटिव नहीं आया तो वो उसको ट्रैक करना चाहिए। पॉजिटिव आया तो आपके नॉमिनल में वो ऐड हो जाएगा, नेगेटिव आया तो आपके नॉमिनल में कम हो जाएगा, राइट। तो आई थिंक दैट्स द ब्रॉडर यार्डस्टिक यू कैन गो। परफेक्ट। सो आलोक जी, आपकी बातों को थोड़ा सा कंक्लूड करना चाहूंगा, आप मुझे करेक्ट करें। हाँ जी। यहाँ पर हम अपने प्रोग्राम को एंड करेंगे, लेकिन आप मुझे करेक्ट करना। तो आपने बताया क्योंकि मार्केट में बजट में कुछ चेंजेस नहीं आए हैं, जब जो पिछले साल की बजट था उस बजट को उन्होंने ज्यादा चेंज करने की कोशिश नहीं की है, तो एक जो डर का माहौल था लोगों के मन में कि कहीं कुछ नेगेटिव न्यूज आ जाए, वो डर के वो चेंजेस नहीं हुए, इसलिए वो डर का माहौल खत्म हुआ। और उसने एक बड़ा प्रभाव डाला मार्केट के ऊपर। बहुत बढ़िया, और काफी सारी चीजें आपने बताई जो कि एक इन्वेस्टर को हौसला देती है, एक सही सोचने का नजरिया देती है, जिससे कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट के बारे में। सो आलोक जी, मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने बजट के ऊपर अपनी राय रखी और इन्वेस्टर्स के ऊपर हौसला। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी आलोक जी की राय बजट पर, और होप आपको इनकी बातों से आपको कुछ समझ में आया होगा और आपको अपने डिसीजंस लेने में सहायता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद।